हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc फर्स्ट ईयर की बुक अलजेब्रा का 8 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। इसमें हम 8.1 कर चुके हैं और 8.2 के भी कुछ एग्जांपल कर लिए थे और इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हम 8.1 और 8.2 ही करेंगे ताकि आपका कंपलसरी क्वेश्चन अगर आए तो वो ईजीली अटैम्प्ट हो जाए। ठीक है, अब हमारे 2 एग्जाम्पल रह गए थे 8.2 कंप्लीट करने के लिए। हम वो 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखते हैं हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। द डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x³ + x² - 7x - 6 इज इक्वल्स टू 0 इज 3। सॉल्व इट बाय डिमिनिशिंग द रूट्स बाय 3। अब इन्होंने क्या दिया हुआ, हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, उसके 2 रूट्स का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 3। अब जैसे आप पहले अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स मानते थे ना, अब यहाँ पे रूट्स क्या मान सकते हो, एक रूट अगर आप अल्फ़ा मान रहे हो तो दूसरे को क्या ले सकते हो, अल्फ़ा + 3। अल्फ़ा और इसका डिफरेंस 3 हो गया ना, और थर्ड रूट ले सकते हो बीटा। अब करने को तो सोल्व आप इसको 7th चैप्टर वाले मेथड से भी कर सकते थे कि सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, वहाँ से हो जाता। लेकिन इन्होंने हमें कहा क्या है, सॉल्व इट बाय डिमिनिशिंग द रूट्स बाय 3। आपको इसके रूट्स को 3 से डिमिनिश करके जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन की और इसकी हेल्प से ही इसके रूट्स निकालने हैं सारे। अगर ये ना लिखा होता तो इट मीन्स आप इस क्वेश्चन को 7th चैप्टर में जैसे हमने किए थे क्वेश्चन उस तरीके से कर सकते थे। अब इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि इसके रूट्स को 3 से डिमिनिश करके ही आपने सॉल्व करना है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो, 2 रूट्स का सम डिफरेंस 3 दिया हुआ था, तो एक रूट को अल्फ़ा मान लिया, दूसरे वाले को अल्फ़ा + 3 और तीसरे वाले को बीटा। ठीक है, अब इसके रूट्स को 3 से डिमिनिश करने का क्या मीनिंग है कि इस इक्वेशन की सिंथेटिक डिवीजन करेंगे एंड तक, किससे, 3 से। कंप्लीट नहीं है अगर इक्वेशन तो कंप्लीट बना लो, ऑलरेडी कंप्लीट है। कॉफिशिएंट लिखते गए हम, 3 से सिंथेटिक डिवीजन करनी आती है सबको। मुझे नहीं लगता इसको स्टेप बाय स्टेप मुझे बताने की ज़रूरत है। अब जो आपकी नई इक्वेशन आती है वो कहाँ से आती है। अब नई इक्वेशन अगर आप वेरिएबल किस में लोगे, y में। y और x में रिलेशन क्या रहता है कि अगर इसका रूट x है तो नए वाली इक्वेशन का क्या होगा, नए वाली इक्वेशन में मैंने क्या किया, हर एक रूट में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इट मीन्स y और x का रिलेशन क्या है, y मेरा किसके इक्वल है, x - 3 के इक्वल। ये रिलेशन ज़रूर याद रखना। ठीक है, अब y में ये इक्वेशन कैसे आएगी, क्यूबिक इक्वेशन की हमने सिंथेटिक डिवीजन की थी, डिमिनिश किए थे इसके रूट्स को। इट मीन्स ये 2 क्या होगा, y³ का कॉफिशिएंट बनेगा, ये 19 y² का, और ये y का, और ये कांस्टेंट कॉफिशिएंट। ठीक है, अब नई इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, अब अगर पिछली इक्वेशन के रूट्स x थे तो अभी मैंने बताया ना कि इस नए वाली इक्वेशन के रूट क्या, y = x - 3। पिछले वाली इक्वेशन के मैंने क्या माने हुए थे रूट, x वाली इक्वेशन के रूट थे मेरे पास अल्फ़ा, अल्फ़ा + 3 और बीटा। अब इस वाली इक्वेशन के रूट क्या आएंगे, y और x का रिलेशन मेरे पास है, y वाले रूट्स क्या बनेंगे, हर एक रूट में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, अल्फ़ा में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो अल्फ़ा - 3, अल्फ़ा + 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो अल्फ़ा, और इस बीटा में से 3 किया तो बीटा - 3। ठीक है, ये वाले रूट्स हैं x वाली इक्वेशन के और ये वाले रूट्स हैं y वाली इक्वेशन के, ये लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये अल्फ़ा रूट x वाली इक्वेशन का भी है और यही अल्फ़ा y वाली इक्वेशन का भी रूट है। ठीक है, अब x वाली इक्वेशन का रूट है तो x वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करवा दिया। और यही अल्फ़ा y वाली इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, करवा दिया। अब यहाँ से मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। आप इसको बेशक से t की फॉर्म में लिख सकते हो कि 2t³ + t² - 7t - 6 इज इक्वल्स टू 0, और इधर से 2t³ + 19t² + 53t + 36 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर आपको पिछले चैप्टर का रिजल्ट याद हो, अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा इसका भी रूट है, अल्फ़ा इसका भी रूट है। इट मीन्स 2 ऐसी इक्वेशंस हैं हमारे पास जिन दोनों का रूट क्या है, अल्फ़ा। इट मीन्स इन दोनों के पास एक कॉमन रूट आ गया अल्फ़ा। अब पिछले चैप्टर का अगर रिजल्ट आपको याद हो, जब भी आपके पास किन्हीं 2 इक्वेशंस का कॉमन रूट आता है तो वो कॉमन रूट कैसे निकालते हो आप, HCF की हेल्प से निकालते हो। HCF को हमें सॉल्व करना आता है, मैंने आपको बताया था। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ पूरा एक्सप्लेन करके, अगर किसी को कोई डाउट रहता हो इस वाले मेथड में HCF के लिए तो वो एक बार देख लेना आप।
आप दोनों में से किसी भी साइड कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे मान लो हमने लिख लिया 2t³ प्लस, एक मिनट ये देखो 2t³ प्लस 19t² प्लस 53t प्लस 36। आप इसको अल्फ़ा में भी लिख सकते हो, टी में भी लिख सकते हो। मैंने इसलिए इसको टी में कन्वर्ट किया क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे कि अल्फ़ा वाली इक्वेशन का अल्फ़ा ही रूट है। ठीक है, इसको मैंने टी की फॉर्म में लिख दिया, इसको भी टी की फॉर्म में, और अल्फ़ा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको क्लियर दिखाई दे जाए कि अल्फ़ा इन दोनों का कॉमन रूट है। और दूसरी है हमारे पास 2t³ प्लस t² माइनस 7t माइनस 6। कैसे करते थे? अब पहले इसको इधर लेके चले जाते हैं, किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट सेम है हाईएस्ट वाला, तो हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2t³ प्लस t² माइनस 7t माइनस 6। अगर हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना तो यहाँ बाहर अंदर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपना एक को दूसरी साइड लेके चले जाओगे आप। इससे ये कैंसिल, इधर क्या बचेगा, 19 में से 1 गया, 18t² और ये प्लस 60t प्लस 42। अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन लेके वो कर देते हैं। 6 कॉमन आ सकता है, 3t² प्लस 10t प्लस 7। अब जो कॉमन निकाल ये हट लग लिया है ना हमने 6 कॉमन, इसको हटा दो यहाँ से, जो बचा हुआ है हम वो लिख लेते हैं, 3t² प्लस 10t प्लस 7। अब यहाँ पे 2 पावर वाली टर्म है हाईएस्ट, यहाँ पे 3 पावर वाली टर्म, इट मीन्स इसको यहाँ उठ के जाना पड़ेगा। और कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए मुझे पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2t से मल्टीप्लाई करके इधर लाना पड़ेगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। जब आप इस वाली चीज़ को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके इधर ही रहने दे रहे हो तो वो चीज़ आपकी, वो नंबर या वो जो भी आपकी टर्म है वो कहाँ लिखी जाएगी, अंदर लिखी जाएगी। अगर ये चीज़ उठ के मल्टीप्लाई होकर उधर जा रही है तो वो बाहर लिखी जाती है। जैसे ये इधर लिखी जाएगी तो वो आपकी बाहर लिखी जाएगी। देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहीं के यहीं लिखना है ना, तो इसलिए मैंने इस 3 को यहाँ अंदर ही लिखा है, इस बॉक्स के अंदर। ये क्या बनेगा, 6t³ प्लस 3t² माइनस 21t माइनस 18। अब इसको इसके साथ मिलाने के लिए मुझे एक तो t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से, मीन्स, और ये चीज़ अपनी जगह इसी बॉक्स में तो नहीं रह रही ना, ये मल्टीप्लाई होने के बाद अपना बॉक्स चेंज कर रही है, इधर आ रही है, तो वो चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, 2t बाहर लिखा जाएगा। जो जो बाहर लिखा गया इसका मीनिंग ही यही है कि दूसरे बॉक्स वाली चीज़ को हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई करके इधर लिखा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 6t³ प्लस 20t² और ये प्लस 14t। कर दो सब्ट्रैक्ट, इससे ये कैंसिल, इधर क्या बचेगा, माइनस 17t² माइनस 35t माइनस 18। अब इसमें से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन आएगा ना, -1 कॉमन लेके 17t² प्लस 35t प्लस 18, और इस -1 को भी हटा के यहाँ अलग लिख दो इसको, 17t² प्लस 35t प्लस 18। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर रही थी कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अब आपके पास देखो t² यहाँ पे भी सेम ही पावर है हाईएस्ट, यहाँ पे भी सेम है, चाहे आप इसको इधर लेके चले जाओ या इसको इधर लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम क्या करते हैं, हम इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के कोफिशिएंट हाईएस्ट वाले को सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 17 से मल्टीप्लाई करके इधर लाना पड़ेगा। अब मैं सारी कैलकुलेशन इधर करने वाली हूँ ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसी बॉक्स में रख रही हूँ मैं, इट मीन्स ये जो 3 लिखा जाएगा वो यहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 51t² प्लस 105t प्लस 54। अब ये अपना बॉक्स चेंज करके इधर आ रहा है किसी नंबर से मल्टीप्लाई होके। जब भी बॉक्स चेंज हो हमारे पास तो हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बाहर लिखा जाएगा बॉक्स के। किससे कर रहे हैं, 17 से कर रहे हैं, तो इस 17 को हमने बाहर लिख दिया। मेरे पास क्या आ जाएगा, 51t² प्लस 170t प्लस 119। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे ये कैंसिल, इधर से क्या बचेगा, -65t माइनस
5 ये। अब -65 कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या t+1। इसको भी -65 हटा के सिर्फ अंदर वाला लिखो t+1। हमें ये प्रोसेस कब तक चलाना होता है, जब तक किसी एक साइड में आपका जो भी है वो टर्म खत्म होकर 0 नहीं बन जाती। अब हाईएस्ट पावर इधर t² है, इधर t है, इट मीन्स इस वाली को इधर लेके जाना पड़ेगा, ये वाली को इधर। जब आप ये अपना बॉक्स चेंज करके इधर जाएगी ना, और किसी ना किसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। किससे करेंगे, 3t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये अपना बॉक्स चेंज कर रही है, तो वो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो वो बॉक्स के बाहर लिखा जाएगा 3t। मीनिंग यही होता है कि बाहर वही नंबर लिखा जाता है जो इधर से बॉक्स से उठ के दूसरे वाले बॉक्स में गया होता है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 3t² + 3t। सब्ट्रैक्ट करो, इससे एक कैंसिल, ये क्या बनेगा हमारे पास 7t + 7 कॉमन लोगे तो t+1, ये बचेगा आपके पास t+1। अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, चाहे इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। t+1 सब्ट्रैक्ट किया, 0 खत्म हो गया। अब इट मीन्स आपका HCF क्या बना है, एक जगह तो खत्म हो गया, दूसरी जगह जो भी बचा वो आपका HCF है। मीन्स t+1 = 0। इसको सॉल्व करके आपका रूट क्या आएगा, t = -1। और t मेरा कॉमन रूट क्या था, वो अल्फा चल रहा था ना, इट मीन्स अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, -1। ठीक है, अब वापस बुक में आ जाते हैं। देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, -1। ठीक है, अब इसके बाद देखो अल्फा की वैल्यू -1 आ गई। अब मेरे पास मेन इक्वेशन मुझे सॉल्व कौन सी करनी थी, x वाली इक्वेशन सॉल्व करनी थी ना। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2x³ + x² - 7x - 6 = 0। इसके रूट्स क्या थे मेरे पास, अल्फ़ा +3 और बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या -1 है। अब आपके पास इजी मेथड क्या है, इसको सिंथेटिक डिवीज़न करो। अच्छा, सिंथेटिक डिवीज़न की भी क्या ज़रूरत है, एक रूट ये आ गया, दूसरा रूट क्या आएगा अल्फ़ा +3, दूसरा रूट क्या बनेगा -1 + 3 2। 2 रूट आ चुके हैं आपके पास इक्वेशन के। इस इक्वेशन की एक बार -1 से सिंथेटिक डिवीज़न कर दो, फिर जो इक्वेशन बचेगी उसकी 2 से कर दो, एंड में आपके पास जो रूट आएगा बीटा आ जाएगा। देख लो, चाहे आप इससे कर सकते हो चाहे सिंथेटिक डिवीज़न से कर सकते हो। मुझे सिंथेटिक डिवीज़न वाला मेथड ज़्यादा सही लगता है, ईजी लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है, 2 1 -7 -6, एक बार -1 से की सिंथेटिक डिवीज़न, 2 -2 -1 1 -6 6 ये 0। अब एक रूट मेरे पास क्या आया, अल्फ़ा +3 वाला रूट क्या आया, 2 के इक्वल आ गया। तो अब 2 से कर दो इस बची हुई इक्वेशन की, 2 4 3 6 0। अब ये 3 डिग्री की इक्वेशन थी, 2 बार हमने सिंथेटिक डिवीज़न की, तो कितने डिग्री की बच गई है, ये 1 डिग्री की। मीन्स 2x + 3 = 0। तो थर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे भी बता देती हूँ आपको। सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम कर सकते हो। क्या आएगा, अल्फ़ा +3 + बीटा क्या आता है मेरे पास, -1 की पावर 1 और ये 1/2, मतलब -1/2। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ चुके हैं, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई करके -3/2। चाहे आप सिंथेटिक डिवीज़न से करो, चाहे सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम से करो। तो ये आपके पास एंड में आपको आंसर ज़रूर लिखना है कि आपके रूट्स क्या आए हैं एक्स वाली इक्वेशन के, ये आ गए हैं। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिड्यूस द क्यूबिक 2x³ - 3x² + 6x - 1 = 0 to form z³ + 3hz + g = 0 where h and g are integers। अब एक चीज़ देखो, आपको इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है। कुछ इसमें अलग चीज़ दिखाई दे रही है, एक तो वेरिएबल मेरा z है, ठीक है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। z³ वाली टर्म है, z² वाली नहीं है, z वाली है और कांस्टेंट वाली है। क्या दिखाई दे रहा है, इट मीन्स यहाँ पे सेकंड टर्म आपकी मिसिंग है। इट मीन्स आपको इस इक्वेशन से सिर्फ सेकंड टर्म को रिमूव करना है, आपकी यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, h और g की वैल्यू निकाल लेना कंपेयर करके। ठीक है, अब सेकंड टर्म रिमूव करने का मैंने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था मेरे पास, h = -a1/n × a0। a1 क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट वाले का कोफिशिएंट,
-3 बाय n क्या होता है, जितनी डिग्री की इक्वेशन है 3, और a नॉट हाईएस्ट वाले का कोफिशिएंट इंटू 2, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/2। अब 1/2 से इसकी एंड तक सिंथेटिक डिवीजन कर दो, कर दी हमने। अब नीचे से स्टार्ट होते हैं, ये अब किसका कोफिशिएंट बनेगा, अब अगर आप नया वेरिएबल क्या ले रहे हो, y ले रहे हो, तो y और x का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। y इज इक्वल्स टू x माइनस 1/2। ये y क्यूब का है कोफिशिएंट, ये y स्क्वायर का 0 मीन सेकेंड टर्म इस आपकी रिमूव होगी ना, ये y का, और ये कांस्टेंट। अब ये आपके पास आ गए। अब एक चीज़ देखो, आपके पास ये इक्वेशन आ गई, आपको कन्वर्ट किस में करना था, इसमें। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, जो हाईएस्ट टर्म लीडिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है 1। इट मीन्स आपको इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, पूरी इक्वेशंस को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। फिर क्या करोगे, अब फ्रैक्शनल पार्ट को भी रिमूव करना है, क्योंकि ये एच और जी इन्होंने हमें स्पेशली मेंशन किए थे, क्या है, इंटीजर्स हैं। अब मेरे एच और जी इंटीजर तो आए नहीं, उनको इंटीजर कैसे बनाओगे, फ्रैक्शनल पार्ट मेरा रिमूव कैसे होगा, 2 की पावर से m मेरा क्या था, करते थे ना हम, m मेरा क्या चलेगा, अब 2 चलेगा, 2 की पावर 0 से वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 1 से वाई स्क्वायर वाले को, और 2 की पावर 2 से y वाली टर्म को, 2 की पावर 3 से कांस्टेंट वाली टर्म को। आपके ये सारे फ्रैक्शन रिमूव हो जाएंगे और आप कंपेयर करके h और z की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेना। और हमने इस चैप्टर की सिर्फ इतना ही करना था, इसके बाद हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। एक बार आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ, देखो ये आपकी जो है, हाँ, फर्स्ट से लेके 6th चैप्टर तक की जो थी यूनिट, आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट बन रही थी इसके अंदर। अब आपकी 7th और 8th चैप्टर की हेल्प से 3rd यूनिट बनती है। ठीक है, 7th और 8th की हेल्प से आपकी बनती है 3rd यूनिट, जिसमें मैंने आपको 7th चैप्टर पूरा करवा लिया है और 8th हाफ करवा दी है। अब 9th और 10th चैप्टर की हेल्प से आपकी बनेगी 4th यूनिट। इसमें 9th चैप्टर भी हम पूरा करेंगे और 10th भी पूरा करेंगे, और इसमें पहले मैं आपको 10th चैप्टर करवाऊंगी, उसके बाद 9th चैप्टर करवाऊंगी। ठीक है, 10th चैप्टर बहुत इजी है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, आपको बहुत हेल्प देगा ये वाला चैप्टर। आगे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो इसकी हेल्प से आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो कल से हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो 4th यूनिट के लिए होगी। 4th यूनिट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।